नमस्कार, मैं हूं सोनिया, आपकी बेटी, आपकी मित्र, और आप देख रहे हैं हैशटैग जानकारी हैशटैग जागरूकता। आज जानकारी और जागरूकता से भरी हुई ऐसी जानकारी हम आपके पास लाए हैं जिसके बारे में शायद ही आपने विचार किया हो या सोचा हो। हमारा विषय जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोरोना वायरस में क्या लॉकडाउन प्रकृति के लिए वरदान साबित हो रहा है। क्या लॉकडाउन प्रकृति के लिए वरदान है? आप विचार कर रहे होंगे कि ये कैसी बात कह दी, लॉकडाउन वरदान कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बातें हमने कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बताई हैं, बल्कि डाउन टू द अर्थ और अनटेक्ट में प्रकाशित लेखों के आधार पर हमने एक विश्लेषण अपनी तरफ से किया हुआ है, जिसकी तहत हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है आपको जानकारी और जागरूकता के लहजे से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ इस लॉकडाउन के चलते बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं जो बाहर बड़ी तैयारियां कर रहे थे, जैसे एमपीपीएससी, यूपीएससी। यह जानकारी उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा कारगर और महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन पेपर 3 और साथ ही साथ उसमें एक पर्यावरण एक विषय करके होता है, तो आप भी ये चीज बहुत ध्यान से सुने जिस विषय के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लंबे समय से जारी है लॉकडाउन। इसके चलते आर्थिक गतिविधियां ठप हो चुकी हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, आवाजाही थमी हुई है, सभी प्रकार के आयोजन बंद पड़े हुए हैं, सड़कों पर चहल पहल नहीं है, ना ही कारखानों में जूझती हुई जिंदगियां हैं और ना ही आकाश में कारखानों से निकलता हुआ धुआं। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बीच लॉकडाउन का पर्यावरण में सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इन दिनों कार्बन के उत्सर्जन में कमी समेत कई तरह के प्रदूषणों के स्तर में स्वतः ही गिरावट देखी जा रही है, जिससे हवा साफ है और लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने को मिल रहा है। और साथ ही चीन की दीवार, माउंट एवरेस्ट, हिमालय की चोटियां हम स्वच्छ रूप से देख सकते हैं, जो कि अभी तक नहीं देख पा रहे थे। हम बात करेंगे आज किस विषय पे बात करूंगी मैं, बहुत ही साफ तौर से बता दें, ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। हम बात करेंगे कि क्या ये महामारी प्रकृति के लिए वरदान साबित हुई है या इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। फिर सवाल भी ये उठता है कि यह जो बदलाव है स्थायी है, और यदि नहीं है तो पर्यावरण को सहेजने के लिए और मानव प्रकृति के बीच में संतुलन एक स्थापित करने के लिए कौन कौन से प्रयास जो है वो किए जाने आवश्यक है। वैश्विक पर्यावरण पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों को हम देखते हैं। यहाँ पर बात यह है कि जो वैश्विक पर्यावरण पर इस लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, और अगर पढ़ने पर लोगों के मन में ये जो उम्मीद जागी है ना, कि इन प्रभावों में ये उम्मीद जगाई है कि पर्यावरण प्रदूषण को सीमित किया जाना और जलवायु परिवर्तन से निपटना असंभव नहीं है। जी हाँ, कुछ तथ्यों की हम बात कर लेते हैं कि मार्च से लेकर अब तक प्रतिदिन होने वाले कार्बन उत्सर्जन में लगभग 17% तक की कमी देखने को मिली है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी देखने को मिली है। हालांकि इस महामारी के दौरान वैश्विक उत्पादन, खपत, रोजगार के स्तर में भारी गिरावट के चलते गहरा आर्थिक और सामाजिक आघात पहुंचा है। दुनिया के प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता स्तर में सुधार हुआ है। CO2, NO2, ओजोन गैस जिसे हम कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन में कमी के कारण हवा गुणवत्ता में बड़े पैमाने में सुधार देखने को मिला है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने सफर जिसे कहा जाता है, यानी कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक राजधानी दिल्ली NCR में PM 2.5 में लगभग 30% की गिरावट देखने को मिली है। NO2 की स्तर में भी 40% की गिरावट देखने को मिली है और साथ ही साथ नदी जल गुणवत्ता में सुधार आया है। आपको ये जानकारी होगी कि नदी जल को सुधारने के लिए, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वर्तमान समय से लेकर अगर हम देखें और भी इसके पहले आप अगर देखें तो गंगा, यमुना, इन्हें सुधार करने के लिए कितनी न जाने कितनी मुहिम पूरे संपूर्ण भारत में चलाई गई। साथ ही साथ संपूर्ण विश्व में नदी जल को साफ करने के लिए, उसे स्वच्छ बनाने के लिए न जाने कितनी मुहिम चलाई गई, परंतु
वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जितना वो चाहते हैं। लेकिन वर्तमान समय पे ये लॉकडाउन भाई ये तो जल की गुणवत्ता को सुधार रहा है। प्रकृति और वन जीवन ने खुद को फिर से पुनर्जीवित और स्वच्छ किया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मुताबिक 2019 से अब तक हंस प्रवास में 25% वृद्धि हुई है और जलीय जीव की परिस्थिति में भी बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला है। भारत में वायु प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 1.2 मिलियन लोगों की मौत होती है और दुनिया के 20 शीर्ष प्रदूषित अगर हम देशों की बात करें, मतलब माफ कीजिएगा, अगर हम शहरों की बात करें तो 15 शहर आपको भारत के मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। तो नकारात्मक प्रभाव में सबसे बड़ा प्रभाव है कि कचरे का आयतन जो है वो बढ़ा है। जी हाँ, कृषि और मत्स्य निर्यात के जो स्तर में भारी कटौती हुई है और जिसके कारण बड़ी मात्रा में कचरे का उत्पादन जो है वो किया गया और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों के रख रखाव और उसकी निगरानी को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। साथ ही साथ स्थानीय अपशिष्ट समस्याएं भी उभर कर आई हैं। कई नगर पालिकाओं ने रिसाइकलिंग केंद्र में वायरस फैलने की आशंका से रिसाइकलिंग गतिविधियों को बंद कर दिया है। एक अहम मसला यह भी है कि खाद्य खुदरा विक्रेताओं ने उपभोक्ताओं के पेपर बैग के उपयोग पर एक स्वास्थ्य संबंधी चिंता प्रकट करते हुए रोक लगा दी है और पॉलीथीन को फिर से जो है उपयोग में लाना शुरू कर दिया है। मीथेन गैस के उत्सर्जन में वृद्धि की आशंका जो है वो जताई जा रही है। पारिस्थितिकी तंत्र जो कि जोखिम में पड़ने की आशंका में देखा जा रहा है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कई संरक्षित प्रजातियां खतरे में देखी जा रही हैं और साथ ही उनके अतिक्रमण को भी देखा जा रहा है कि समस्याएं आ रही हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात ये है कि भविष्य की चुनौतियां क्या हैं। तो इतिहास में महामारी को अगर देखा जाए तो महामारी के दौरान सबसे ज्यादा CO2 में कमी जो है वो देखी जाती है। चाहे हम 14वीं शताब्दी की बात करें, ब्लैक डेथ, चाहे हम 16वीं शताब्दी की बात करें, स्पेनिश फ्लू, इन सब में CO2 की मात्रा की कमी को अक्सर जो है वो देखा गया है। पर्यावरण संबंधी कानून को कम करने की अनुमति देने की आशंका देखी जा रही है क्योंकि आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए आगे बढ़ने की होड़ में भारत समेत कई अन्य देश जो हैं पर्यावरण में छूट देने में लापरवाही तो बिल्कुल नहीं बरतेंगे, बल्कि पर्यावरण में छूट जो है वो देना बहुत तेजी से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे समस्या यह है कि जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में हम जो है कहीं ना कहीं छूट जाएंगे, उनकी कमी हमें महसूस होगी। आगे की राह की बात करें कि आगे की राह क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो जिससे जो समन्वय है वो बना रहे। अब बात यह है कि जो महामारी आई, जो लॉकडाउन आया, हम बात कर रहे हैं कि हर देश क्या क्या करेगा। तो इस लॉकडाउन ने क्या दिखाया हमें, इसने हर देश की कमजोरी का खुलासा तो किया ही है, पर साथ ही साथ हर देश की ताकत को भी दुनिया के सामने लाकर रख दिया कि अगर यहाँ पे हम कमजोर हैं तो यहाँ पर हम ताकतवर भी हैं। हम अपने भारत की बात कर रहे हैं। स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों की ओर हमें एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो कि सरकार को रखनी चाहिए। भविष्य के लिए ऐसा मौका तैयार करें जो कि टिकाऊ हो, ना मानव, पर्यावरण और वन्य जीव के बीच में एक संतुलनकारी जो है स्थापित एक योजना का स्थापन किया जाना चाहिए ताकि बीच में एक संतुलन जो है वो बना रहे। इस बात से इनकार हम बिल्कुल नहीं कर सकते कि सार्स, मार्स, ये कुछ नाम है हम आपको बता रहे हैं कि सार्स, मर्स और इबोला ये एक ऐसी महामारियां हैं जो कि बार बार फैली हैं, ठीक है, और इनके फैलने का जो कारण है वो जलवायु परिवर्तन रहा हुआ है हर बार, ठीक है। साथ ही साथ मरुस्थलीकरण, जैव विविधता की हानि और वन्य जीवों के अवैध व्यापार, इन सब का असल में परिणाम है कोरोना। अब आप कहेंगे कि चीन से आया है, शुरुआत वैसे हुई है। मैं यहाँ पे ये नहीं हम आपको बता रहे हैं कि किस देश से आया, किस देश से नहीं, लेकिन ये जो महामारी आई है, इस महामारी का जन्म, किसी महामारी का जो जन्म होता है उसकी कहीं ना कहीं से एक नींव की शुरुआत हो जाती है। हमने आपको यहाँ पर ये बताया है कि इसकी नींव क्या है। ये जो हमने आपको कुछ बातें बताई कि जलवायु में परिवर्तन, मछलीकरण, जैव विविधता की हानि, वन्य जीवों के अवैध व्यापार, इन्हीं की वजह से कोरोना अपनी एक पकड़ जो है
शुरुआत करते हुए पूरे संपूर्ण देश बात को आगे बढ़ाते हैं। हम प्रकृति एवं जैव विविधता की हमें इनकी अहमियत को समझना होगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है वो एक धीमी गति से होने वाली एक महामारी है जो कि आने वाले वर्षों में मानव जीवन को बेतहाशा नुकसान पहुंचाने वाली है। निजी और सरकारी जो कंपनियां हैं उन्हें अपने उत्पादन में एक इको फ्रेंडली तकनीकों को अपनाने का प्रयास करें, और प्रयास करना भी चाहिए, तभी ये चीज संभव हो पाएगी। पर्यावरणीय जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकासात्मक गतियों को बनाने की जरूरत है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करने और एक क्लीन भविष्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, और भारत के साथ संपूर्ण जो देश हैं उन्हें इस चीज की ओर उन्मुख अथवा अग्रसर होना चाहिए। आज हमने जिस विषय में बात की, ये विषय बहुत लोगों को बहुत हल्का भी लग सकता है, क्योंकि हमें ये दिखाई दे रहा है कि कितने लोग लॉकडाउन के चलते काम रुका हुआ है और कितने लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन साथ ही साथ एक विषय आता है पर्यावरण, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई महामारी, कोई रोग जन्म लेता है उसका कारण कोई यूं ही नहीं होता है। पर्यावरण से होने वाली थोड़ी सी भी छेड़छाड़, जी हाँ, थोड़ी सी भी छेड़छाड़ जो है वो नई नई प्रकार की महामारियों का जन्म लेना प्रारंभ करवा देता है। मैं आपको जाते जाते एक चीज कहूंगी कि इस महामारी से जो हमने चर्चा की कि हमें एक समन्वय बनाकर रखना है, क्योंकि इसके सच में सकारात्मक प्रभाव तो देखने को मिले हैं। सारी पुष्टि, सारा विश्लेषण मैंने आपके सामने रख दिया। अभी निर्णय लेना, जानकारी आपको मिली है, जागरूकता बनाए रखना ये आपका काम है। पर लॉकडाउन में कमी देखी जा रही है, कुछ छूटें मिल रही हैं। इन छूटों को मद्देनजर रखते हुए हमें बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। अगले विषय में हम फिर अगली वीडियो पे एक नया विषय आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप यूं ही देखते रहिए #जानकारी #जागरूकता। सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।